हेलो दोस्तों। आज हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। अम, चलिए शुरू करते हैं। ये तो सब हम कवर कर दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार हम चेक करते हैं और एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि कैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में आया। क्वीन एलिजाबेथ ने उनको ग्रांट किया था और वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पहले दीवानी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और 1858 में सिपाही मुठभेड़ हुआ, जो कि ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटिश क्राउन हिल गया इसमें। तो उसके बाद से बहुत सारा एक्ट आ गया। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुआ और जनवरी 26, 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन केम टू बिंग। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश रूल के द्वारा ग्रेटली इन्फ्लुएंस है। ठीक है, क्योंकि हम आदी हो गए थे उसका, मतलब हैबिट हो गया था हमारा लोगों का उस सिस्टम से। तो इसीलिए वो ज़्यादातर हमको इन्फ्लुएंस किया ब्रिटिश रूल का। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश रूल में टू टाइप का एक्ट आया था। एक है कंपनी रूल, जब कंपनी का रूल था तभी कौन सा एक्ट आया था, द क्राउन रूल। मतलब जब क्राउन ने, मतलब इंग्लैंड का क्वीन ने अपना हाथ में पावर ले लिए थे, तो वो कौन सा कौन सा एक्ट इशू किए थे। तो ये वाला हमने कवर कर दिए हैं। अभी इस वाला के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, ये हमने पढ़ा था कि कंपनी रूल में कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 83, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये सब हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, और आज हम शुरू करने वाले द क्राउन रूल में, जो कि 1858 से 1947 तक आया था। वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यहाँ पे ही हमारा जो देश है वो इंडिपेंडेंट पा लिया था। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, पहले हम पढ़ेंगे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ 1858, यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। इट एस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट गवर्नर जनरल, लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब यहाँ पे एक गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जो कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ, वो कि सेंट्रल लेवल में। ठीक है, इट इज़ लाइक ए मिनी पार्लियामेंट। ये मिनी पार्लियामेंट के जो होता है, मतलब एक पार्लियामेंट जो होता है उसका एक छोटा टाइप का लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन सिविल सर्विस का इंट्रोड्यूस हुआ, और मैकले कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1858। 1858 की जो मैकले कमेटी अपॉइंटमेंट किया गया था, उसके थ्रू इंडियन सिविल सर्विस का इंट्रोड्यूस किया गया। कंपनी का रूल एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट एनी क्लियर इंडिकेशन। विदाउट क्लियर इंडिकेशन मतलब यहाँ पे कोई मतलब सर्टेनिटी एज, मतलब सर्टेनिटी ईयर नहीं था इस वक्त तक आप रूल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं था, मतलब अनक्लियर था। और लोकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आ गया था। कहाँ पे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ हुआ था ना, यहाँ पे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे जो इंडियन सेंट्रल लेवल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन हो गया था। ठीक, देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये जो आया था बिकॉज ऑफ सिपाही मुठभेड़।
and abolish the ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर टू ब्रिटिश रूल। ये जो रूल आया था 1858 में, जो एक्ट आया था, यहाँ पे क्या गया ना, कंपनी का जो रूल था उसको एबलिश कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को पावर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय, मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं रहा, तो इसलिए उनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। ही जे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश काउंसिल में ब्रिटिश क्राउन मतलब जो वहाँ पे क्वीन होते थे, क्वीन एलिजाबेथ, तो उनको उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। मतलब वहाँ पे जो ऑर्डर आएगा ये मतलब मानने के लिए वहाँ पे औस्ता मानने के लिए। तो और लॉर्ड कानिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड कानिंग वहाँ पे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए वहाँ पे। जो पहले हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो था इनको क्या बोला गया था ना, डबल गवर्नमेंट। तो ये सिस्टम क्या गया एंड, ठीक। और एक पोजीशन क्रिएट किया गया, उनको बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते थे वो थे ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर, ठीक है। एंड ये जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल भी थे, मतलब जो भी आंसरेबल होंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही होंगे। और एक उनको असिस्ट करने के लिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए ये सब आपको मतलब बार बार पढ़ने से ही याद रहेगा, ठीक है। अगर आप बार बार वीडियो वॉच करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंडियन जो हमारे थे उनको पार्टिसिपेट करने दिया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि हमारा अभी राज्यसभा में क्या होता है कि मतलब होता था, अभी तो ख़त्म हो गया। हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो मतलब चूज़ करते थे, ठीक है, अभी भी करते हैं। तो उनको कुछ चूज़ करना पड़ता है, जैसे कि लिटरेचर और साइंस, सोशल साइंस, इसमें से मतलब जो भी अच्छे लोग हैं, मतलब जो भी कुछ जाने माने लोग हैं, उनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना, चयन करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी यहाँ पे क्या किया गया ना, लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय लेजिस्लेचर को यहाँ पे nominated 3 Indians to his legislative council: the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala, and Sri Dinakar Rao, ठीक है। Decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidency। मतलब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट्स के पास कोई पावर नहीं रह गया, सब कुछ मतलब सेंट्रली हो गया, क्राउन के हाथ में चला गया। एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया 1862 में, एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886 में और पंजाब 1897 में। द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंक्रीजेस एडिशनल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर को बढ़ा दिया गया।
it increased the function of the legislative council and gave them the power to discuss the budget and addressing question to the executive. It's like हमारा जो लोकसभा होता है तो इस तरह का कुछ फॉर्म किया गया, लेकिन छोटे तरह का, लेकिन इतना बड़ा तरह का नहीं है, ये छोटे तरह का कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, ठीक है। और वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए भी परमिशन दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया गया, जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स जो रह गए, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको मतलब जा सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको बोला जाता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। ये क्या गया ना, पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्रिएट हुआ था उनको 16 to 60 मेंबर कर दिया गया, ठीक है। और प्रोविंशियल में कोई मतलब ऐसा यूनिफॉर्म नहीं था, नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ठीक है। वो क्या गया ना, डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एट द बोथ द लेवल्स, ठीक। उसके बाद क्या क्या गया, इंडियन का एसोसिएशन हो गया कुछ कहाँ पे हुआ ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वाला इम्पोर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join Viceroy's Executive Council as law minister, ठीक है। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स और लॉर्ड मिंटो नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, जैन के लिए अलग, तो ये सब अलग अलग करने वाले थे, तो ये भी अप्लाई किया हो गया, ये भी इशू हो गया, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए तो इसको शुरू कौन किया था ना, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड मिंटो। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। दिस एक्ट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये पहली बार जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाया। उनको उसको बोला जाता है मोंटागो एंड चेम्सफोर्ड। मोंटागो एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटागो कौन थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया चेम्सफोर्ड थे। सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस एंडेड, मतलब जो सेंट्रल लेवल का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, वो वाला ख़त्म हो गया। इशू डायरेक्ट स्कीम, व्हाट इज डायरेक्ट स्कीम मीन्स डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, ठीक है। ट्रांसफर्ड मतलब गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स, वहाँ पे इंक्लूड होंगे गवर्नर प्लस मिनिस्टर, और रिजर्व मतलब गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतलब धीरे धीरे ऐसा सब सिस्टम हो रहा है जैसे कि अभी का प्रेजेंट जैसे में है, मतलब उसको मतलब उसी तरह का कुछ पिछले मतलब पहले ऐसे ही 1990 में ऐसे क्रिएट करने के लिए शुरू हुआ था। तो उसके बाद रिफॉर्म हो के मतलब रिफॉर्म करते करते आज का सिचुएशन है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा एक
सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट होता है और स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। एक होता है लेजिस्लेटिव, जैसे कि होता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देखिए बाईकामरल जैसे कि अपर हाउस हो गया और लोअर हाउस हो गया, ये वाला क्या हुआ ना, डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 created a few office of the High Commissioner for India in London, देखिए वो एक हाई कमीशन का ऑफिस क्रिएट किया गया, कहाँ पे, लंदन में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 में क्या किया गया ना, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट्स आर सेपरेटेड, सेंट्रल लेवल का जो बजट था और जो प्रोविंशियल लेवल का जो बजट था वो सेपरेट हो गया। जैसे कि आप आज भी आप देख पा रहे होंगे कि राज्यों में अलग बजट होता है और सेंट्रल लेवल में अलग बजट होता है, ठीक है। साइमन कमीशन क्या है ना, नवंबर 27 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था साइमन कमीशन को, किसके थ्रू ना, सर जॉन साइमन जो कि चेयरमैन थे प्लस अदर 6 मेंबर, मतलब टोटल 7 मेंबर, ठीक है। क्यों 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 फॉर्मेशन किया गया था ना, रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया कैसे मतलब उसका सिचुएशन क्या है, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या आते हैं, जैसे आप अभी फोटो में देख पा रहे हैं कि गो बैक साइमन, ऐसा क्यों हुआ था हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कमिटी और द कमिटी आर ब्रिटिश, ऑल द मेंबर्स आर फ्रॉम ब्रिटिश, सो दैट्स वाई हमारा जो लोग थे, हमारा जो ऑल पार्टी थे, ये सब बोल रहे थे कि साइमन गो बैक। उसके बाद ऑल पार्टी बॉयकॉट द कमीशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑल पार्टी बॉयकॉटेड द कमीशन। 1930 रिपोर्ट सबमिटेड एंड रिकमेंडेड टू अबॉलिश डायरेक्टशिप, जो डायरेक्टशिप जो लागू हुआ था उसको अबॉलिश करने के लिए रिकमेंड किया, ठीक है। इसके जैसे ही वो रिकमेंड कर दिए हैं साइमन कमीशन, तो ब्रिटिश ने क्या किया ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया with representatives of British government, British India and princely state, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, एक 3 राउंड टेबल कमेटी बिठाए गए, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड announced the communal award representation of the minorities, मतलब यहाँ पे ये जो अवार्ड में क्या होगा ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ रहेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है। कम्युनल अवार्ड में गांधी जी इसको देख के डिस्ट्रेस हो गए एंड टेक ए फास्ट हार्ट एरवाड़ा जेल, पूना में जो था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे गांधी जी ने फास्ट कर दिया तो एग्रीमेंट हुआ बिटवीन लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस मीन्स द शेड्यूल क्लास लोग जो थे उनके बीच क्या हुआ ना, एक एग्रीमेंट हुआ। दिस इज़ नोन एज पूना पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ नोन एज पूना पैक्ट। हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स टू बी डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जो भी डिप्रेस्ड क्लास थे उनको मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस में लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनको मिलाया गया, ठीक है।
उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट उनको मिला के ऑल इंडिया फेडरेशन बोला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कौन जैसे कि आज भी ये चीज़ आपको देखने मिलेगा कि सेंटर का लिस्ट में कुछ होता है, सेंटर के हाथ में कुछ पावर होता है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, और स्टेट के हाथ में क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। तो इस तरह का कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश किया गया था। उसके बाद है अबॉलिश ऑफ डायरेक्सी एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल में जैसे कि मतलब फेडरल सिस्टम लाने के लिए कोशिश किया गया, ठीक है। उसके बाद बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास, बिहार एंड आसाम। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस जगह में बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार एंड आसाम बाइकैमरलिज्म लाने के लिए कोशिश किया गया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर। तो उसके बाद क्या किया ना, शेड्यूल कास्ट जो है, वुमेन जो है और लेबर है, उनको कहाँ पे, उनको मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करने के लिए एक्ट बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट। उसके बाद क्या किया गया ना, अबॉलिश डायरेक्सी एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जैसे कि मैं बोल रहा था कि फेडरल सिस्टम लाने के लिए कोशिश किया गया था, ठीक है। और ये हम देख चुके हैं ये स्लाइड। उसके बाद देखिए 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक, इस एक्ट में 1935 का एक्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया 1935 में। उसके बाद क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमिश्नर, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमिश्नर, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिश्नर। 3 टाइप का, सेंट्रल, प्रोविंशियल, जॉइंट, 3 टाइप का फेडरल पब्लिक सिस्टम मतलब पब्लिक सर्विस कमिश्नर उनको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद फेडरल कोर्ट 1935 एक फेडरल कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कौन सा एक्ट में, 1935 में, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। इसी एक्ट में हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंस पाया। फेब्रुअरी 20 1947, फेब्रुअरी 20 1947 प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, कौन थे तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, क्लेमेंट एटली, declared that the British rule in India would end by June 30, 1947। वो डिक्लेयर हो गया। उसके बाद जैसे ये न्यूज़ आया तो मुस्लिम लीग क्या किया गया, मुस्लिम लीग ने डिमांड किया पार्टीशन के लिए। सो June 3, 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट। मतलब ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके उसी वक्त थे लॉर्ड माउंटेन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया मेक ए प्लान फॉर द पार्टीशन, दिस इज नोन एज माउंटबेटन प्लान। ओके, इसी को बोला जाता है दिस इज इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। द प्लान वो दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही एक्सेप्ट कर लिए प्लान को, माउंटबेटन प्लान को, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन हो गया और लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये वाला इम्पोर्टेंट है।
Lord Mountbatten. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister. The Constituent Assembly of India, formed in 1946, became the Parliament of the Indian Dominion. मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसी को ही बना दिया गया इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इंटरिम गवर्नमेंट कौन कौन थे 1946 में जो हुआ? जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल्स एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, C.H. भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर, लियाकत अली खान फाइनेंस. मतलब ये आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा. अब्दुल रब निस्तर पोस्ट एंड एयर, असफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, सी राजगोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट, I.I. चुंदीकर कॉमर्स, जाफनाफर अली खान हेल्थ, गजनाफर अली खान हेल्थ, जोगिंदर नाथ मंडल लॉ. ये हो गया हमारा इंटरिम गवर्नमेंट. ठीक है. जो भी इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो पहले था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसी को ही बना दिया गया. ठीक है. फर्स्ट कैबिनेट हो गया 1947 में. जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए. एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है. सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, R.K. संगमम चेट्टी फाइनेंस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लॉ, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, C.H. भाभा कॉमर्स, रफ़ी अहमद किदवाई कम्युनिकेशन, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, B.N. गाडजिल वर्क्स माइंस एंड पावर. तो ये था हमारा पहला गवर्नमेंट. ठीक है. इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. थैंक यू. अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स.